हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S&R के एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय। पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। समुच्चय समुच्चय जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा दिया गया सिद्धांत है। एक बार जॉर्ज कैंटर त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी समय इनका परिचय समुच्चय से हुआ। वर्तमान समय में समुच्चय की परिकल्पना का प्रयोग गणित की सभी शाखाओं में होता है, जैसे संबंध एवं फलन, प्रायिकता, ज्यामिति व अनुक्रम आदि। अब बात करते हैं समुच्चय की। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह कैसे होते हैं? जैसे अभाज्य संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। इस तरह के जो संग्रह होते हैं उन्हें हम कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह, और सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि गणित के प्रसिद्ध गणितज्ञों के नाम बताइए, विश्व में गणित के प्रसिद्ध गणितज्ञों के नाम का संग्रह बताइए। तो विश्व में बहुत सारे गणितज्ञ हैं जो प्रसिद्ध हैं, तो इनका जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जैसे अभाज्य संख्या हमें पता है क्या होती है, 2, 5, 3, 7, इस तरह की ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं अगर हमसे पूछे तो 1, 2, 3, 4, तो ये हमारी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं, और ये होंगी अभाज्य संख्याएं। तो हमें पता है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। लेकिन अगर हमसे कहे कि विश्व में गणित के प्रसिद्ध गणितज्ञों के नाम, तो विश्व में बहुत सारे गणितज्ञ हैं जिनके नाम सुपरिभाषित नहीं है, जिनके नाम का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो ये होते हैं समुच्चय। जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे समुच्चय कहते हैं। अब हम बात करेंगे दैनिक जीवन में संग्रह और गणित में संग्रह। दैनिक जीवन में हम देखते हैं जैसे ताश की गड्डियाँ, व्यक्तियों की भीड़ और क्रिकेट टीम, ये सब क्या होंगे? ये दैनिक जीवन में सुपरिभाषित संग्रह होंगे और इन्हें क्या कहेंगे? समुच्चय। जैसे व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम और ताश की गड्डी। तो ये सब क्या होंगे? ये सुपरिभाषित संग्रह होंगे दैनिक जीवन में। इसी तरह से जैसे दैनिक जीवन में सुपरिभाषित संग्रह होते हैं, ऐसे ही गणित में भी सुपरिभाषित संग्रह होते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह और अभाज्य संख्याओं का संग्रह और बिंदुओं का संग्रह। तो ये क्या होंगे? ये गणित में कुछ इस प्रकार के सुपरिभाषित संग्रह होंगे, और सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब बात करते हैं गणित में विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले समुच्चय की। तो गणित में विशेष रूप से जो प्रयोग किए जाते हैं समुच्चय, वो है, फर्स्ट है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
समुच्चय, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। सेकंड है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। फिर थर्ड है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। फोर्थ है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। अब धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय को हमने z से रिप्रेजेंट किया था, धन पूर्णांकों के समुच्चय को z पॉजिटिव से। फिर सिक्स्थ है परिमेय, धन परिमेय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय q था, तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय q पॉजिटिव। फिर सेवेंथ है धन वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हमने r से रिप्रेजेंट किया था, धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम r पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हैं कुछ गणित में विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले समुच्चय। अब इसके बाद हम कुछ नोट करेंगे। फर्स्ट है समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। समुच्चय के लिए वस्तुएं तो अवयव, वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अवयव, और जो सदस्य होते हैं उसके, वो होते हैं उसके पर्यायवाची पद। फिर दूसरा है समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे A, B, C, D तथा अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के में जो समुच्चय है उसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे A, B, C, D तथा अवयव, जो समुच्चय में अवयव होते हैं उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे A, B, C, D। ठीक है। अब थर्ड है यदि A समुच्चय कैपिटल A का अवयव है
तो हम इसे किस प्रकार लिखते हैं? तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है, या ए समुच्चय ए का अवयव है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए एप्सिलॉन ए। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए एप्सिलॉन ए लिखते हैं। अब ये क्या है? ये एप्सिलॉन है, यूनानी शब्द है ये एप्सिलॉन, ये यूनानी प्रतीक है। इसे यूनानी भाषा में कहते हैं एप्सिलॉन। इससे हम प्रदर्शित करते हैं। और अगर ए समुच्चय ए में नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? ए एप्सिलॉन नहीं है ए में, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। एप्सिलॉन जो होता है यूनानी प्रतीक होता है, और अगर कोई अवयव समुच्चय ए में है तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं कि ए अवयव है ए का। तो ये हो गया थर्ड। ये कुछ नोट करने वाली बात थी जो हमें याद रखनी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे समुच्चय को निरूपित करने वाली विधियाँ। समुच्चय को निरूपित करने वाली दो विधियाँ होती है। पहली होती है रोस्टर या सारणीबद्ध, और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय को निरूपित करने वाली दो विधियाँ होती है, रोस्टर या सारणीबद्ध, और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण रूप। तो पहले हम बात करेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप की। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में क्या होता है कि समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, और अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम मतलब कोमा लगाकर पृथक किया जाता है, और उन्हें एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर, तो हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन्हें क्या करेंगे हम? मझले कोष्ठक, यानी कि इस तरह के चिन्ह मझले कोष्ठक में हम बंद कर देंगे, और इनके बीच में हमने कोमा लगा दिया। तो ये जो होता है ये होता है रोस्टर रूप, और ए समुच्चय। तो इस प्रकार हम इन्हें लिखते हैं रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप में एक नोट करने वाली बात है, रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। मतलब अगर रोस्टर रूप में अगर कोई वर्ड एक बार आ जाए तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कहे कि स्कूल को रोस्टर, स्कूल के अवयवों को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में
लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है, हमें मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। इसमें S, C, H, O, L। O 2 बार आ रहा है, लेकिन हम इसमें 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर रूप में हम वर्ड को एक बार दोहराने के बाद उसे हम दोबारा रिपीट नहीं करते। तो स्कूल का अगर हम रोस्टर रूप लिखेंगे तो SCHOL, ये इसका रोस्टर रूप होगा। समुच्चय निर्माण रूप। अब इसके बाद है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में सभी अवयवों में, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, मतलब एक विशेष प्रकार का गुणधर्म होता है जो बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि A, E, I, O, U, इसे कहा गया हमें कि इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, AEIOU, ये हमें एक, इसका कोई गुणधर्म है, ये एक ही गुणधर्म के हैं। तो ये हमें क्या पता लगा रहा है कि ये स्वर हैं, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के। तो इससे हमें पता चलता है कि इनका गुणधर्म क्या है। अगर इसमें हमें दिया होता कि A, B, C, E, I, O, U, अगर हमें ये दिया होता तो हम कहते कि ये स्वर नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला के, इनमें अलग अलग, इसमें बाहर का अवयव आया है A, C, और ये अवयव बाहर के आए हुए हैं, तो ये एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म नहीं हुआ। तो इस कारण ये ना तो हम समुच्चय निर्माण रूप में हम इसे लिख सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में केवल वही लिखा जाता है जिसमें एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म हो। जैसे AEIOU, ये हमें एक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का। तो हम इसे लिखेंगे, इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में हम इस प्रकार लिखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में कोष्ठक लगा होता है और X, सभी X समुच्चयों के लिए कोलन। इस कोलन का मतलब होता है जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और ब्रैकेट बंद। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं कि X सभी X समुच्चयों के लिए कोलन, इससे हम कोलन बोलते हैं, और इसका मतलब यहाँ पर होता है जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इस प्रकार ये एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है इसका। तो इसमें हम इस प्रकार के अवयव लेते हैं जिसमें जो एक ही गुणधर्म के हों, एक ही प्रकृति के हों। तो इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार लिखते हैं। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। इसमें नोट है, X के स्थान पर, जहाँ ये X है, इसके स्थान पर हम अन्य कोई अक्षर भी ले सकते हैं, और जिसके बाद हम कोलन का चिन्ह लगाते हैं। तो X के स्थान पर कोई अन्य अक्षर का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसके उपरांत कोलन का चिन्ह, इसे कोलन बोलते हैं, कोलन का चिन्ह लगाते हैं। और उसके बाद
अवयव का एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म जो उसका विशिष्ट गुणधर्म होता है वो लिखते हैं। इसके बाद अवयव का विशिष्ट गुणधर्म लिखते हैं। विशिष्ट गुणधर्म लिखते हैं। तो ये हो गया इसमें नोट। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।